अमेरिका से खबर है, जहां रोचेस्टर में फायरिंग का मामला सामने आया है। शूटर की गोलीबारी में करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर है। मिशिगन रिक्रिएशन सेंटर में गोलीबारी हुई है। पुलिस ने शूटर को घर में कैद किया है। तो देखिए, शूटर की गोलीबारी में करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के रोचेस्टर की यह पूरी घटना है, जहां फिर से गोलीबारी का मामला सामने आया है। मिशिगन रिक्रिएशन सेंटर में गोलीबारी हुई है। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने शूटर को पकड़ा है। और एक बड़ी खबर है, नागपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। घटना में सभी 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक तेज रफ्तार स्कोडा कार ने सड़क के किनारे खड़े 6 लोगों को टक्कर मार दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े हैं, तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और उन्हें जोरदार टक्कर मारती है। मामला नागपुर के केडी कॉलेज के पास का है। घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर पर आज हाई लेवल मीटिंग हुई है। अमित शाह ने बुलाई जम्मू कश्मीर पर बैठक में एनएसए एलजी सेना प्रमुख रहेंगे मौजूद। हाल ही में रियासी, कठुआ और डोडा में 4 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 9 तीर्थयात्री मारे गए, 2 आतंकियों को मार गिराया गया और 6 जवान घायल हुए। आज दिल्ली में बुलाई गई हाई लेवल बैठक में अमित शाह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। 29 जून को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारी और उसकी सुरक्षा के इंतजामों पर भी बैठक में चर्चा होगी। माना जा रहा है कि आतंक के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए गृह मंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा की है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सिविल और पुलिस प्रशासन को घाटी में आतंकी के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों की मदद करने वालों से सख्ती से निपटना चाहिए। बैठक में अमरनाथ यात्रा, योग दिवस और बकरीद के त्योहार पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर चर्चा की गई। मौजूद अधिकारियों से उपराज्यपाल ने अलग अलग जिलों में नशे के रैकेट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी। डोडा में पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है, वो झूठी है। डोडा में हाल ही में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 मुठभेड़ हुई। आतंकियों की तलाश अभी जारी है। पुलिस ने इस सिलसिले में आतंकियों के स्केच जारी किए थे। इस बीच पुलिस की तरफ से एक पब्लिक अपील जारी की गई है। इस अपील में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर आतंकियों के संबंध में सर्कुलेट की जा रही अफवाहों पर भरोसा न करें। पुलिस का कहना है कि कुछ आतंकियों की तस्वीर जारी करके उनके डोडा में मौजूद होने की बात की जा रही है, जो गलत है। तस्वीरें डोडा की नहीं हैं। पुलिस ने कहा है अनवेरिफाइड सूचना को सोशल मीडिया पर शेयर न करें। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। खुफिया इनपुट मिलने के बाद पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए तीनों लोगों को हथियार और हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आज हम लोगों ने एक केस रजिस्टर किया है, जिसमें 3 लोगों का अरेस्ट किया है और उस केस में हमें ये पता चला कि जो तीनों लोग हैं वो अक्रॉस बॉर्डर आर्म्स, एम्यूनेशन और नारकोटिक्स की तस्करी करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आज 500 ग्राम हेरोइन पकड़ा है, लगभग 5 किलो से ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लोजिव्स पकड़ा है, 3 पिस्टल और 76 राउंड पिस्टल्स के पकड़े। इधर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर के दौरान 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में एसटीएफ का एक जवान शहीद हो गया। छत्तीसगढ़ अबूझमार के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 8 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के मारे जाने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देगी। देखिए, जब से हमारी सरकार यहाँ पर आई है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं
और आज डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। लगातार नक्सली मारे भी जा रहे हैं, कई बड़े बड़े इनामी नक्सली भी मारे जा रहे हैं। डीप फेक वीडियो बनाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में है केंद्र सरकार। इस सिलसिले में जल्द ही डिजिटल इंडिया बिल लाया जाएगा। डिजिटल इंडिया बिल में यूट्यूब समेत विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों पर वीडियो को रेगुलेट करने के लिए भी प्रावधान होंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक के बेहतर इस्तेमाल करने के तरीके भी तलाशे जाएंगे। सबसे ज्यादा चिंताएं डीप फेक को लेकर हैं। डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए गलत जानकारी का प्रसार, सार्वजनिक हस्तियों के फर्जी वीडियो का निर्माण और व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन शामिल है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो शेयर करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके कई लोगों को गिरफ्तार किया था। जल्द ही राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ने का फैसला ले सकते हैं और खबर है कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली सीट को अपने पास रखेंगे। राहुल गांधी ने इस बार वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ा था। दोनों जगह से वो चुनाव जीते हैं। रायबरेली से गांधी परिवार का काफी पुराना नाता है। 2019 तक सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ती रही हैं। वायनाड से भी राहुल गांधी का इमोशनल जुड़ाव है, क्योंकि अमेठी से चुनाव हारने पर वायनाड ने ही उनको संसद में भेजा था। इसलिए वायनाड सीट गांधी परिवार अपने पास ही रखना चाह रहा है। ऐसी सूरत में राहुल के वायनाड छोड़ने पर प्रियंका को वहां से चुनाव लड़ाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेगी। गठबंधन की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया है। महाविकास अघाड़ी की बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा हुई। बैठक के बाद ऐलान किया गया कि महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेगी। हा विजय हा अंतिम नाहीये, ही लढाई सुरू झालेली आहे। येत्या 2-3 महिन्यामध्ये विधानसभा महाराष्ट्राच्या येतील, त्याच्यानंतर सुद्धा इतर राज्यांच्या काही निवडणुका येतील। मुळामध्ये हे जे काही आता मोदी सरकार होते ते आता एनडीए सरकार झाले। और वही शरद पवार ने कहा है कि जहां जहां पीएम मोदी ने रोड शो और रैलियां किए हैं, उन सभी जगहों पर महाविकास अघाड़ी को जीत मिली है। इसके लिए पीएम का शुक्रिया। नहीं हुआ और इसीलिए फिर ये उपभूषण का मामला शुरू हो गया। जो कुछ बातें सरकार ने एक्सेप्ट की थी, कमिटमेंट की थी, इस पर जल्दी से जल्दी अमल करना ये फर्ज आज ये गवर्नमेंट का है। ये किसी हाथ के बाहर जाने की नौबत न आना, इसकी आज आवश्यकता है सामाजिक दृष्टि। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने शिंदे और अजीत पवार को संदेश दिया है। दोनों ने कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनको वापस नहीं लेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को हुए नुकसान के लिए अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना को जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसे में अटकलें ये भी हैं कि अजीत पवार और शिंदे की पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले टूट हो सकती है। महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी के साथ गए नेताओं को वापस लिया जाएगा, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ने कहा कि जो लोग गए हैं उनको वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। उधर बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एमवीए पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है आघाड़ी वाले दिन में सपने देखते हैं। 5 मुख्यमंत्री आतापर्यंत महाविकास आघाडीकडे जाहीर झालेले आहेत। महाराष्ट्रामध्ये सर्वात महत्त्वाचं काय आहे की या ठिकाणी मोदीजीच्या सरकारच्या 5 वर्षाच्या पुढच्या काळातला संपूर्ण विकास आणि संपूर्ण योजना महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेपर्यंत पोहोचवाव्या याकरता महाराष्ट्राचं सरकार महत्त्वाचं आहे। मोदीजींच्या संपूर्ण योजना बंद करण्याकरता असेल, महाविकास आघाडीला मत देणं म्हणजे मोदी सरकारच्या योजनांना बंद पाडणे आहे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 23 जून को लोकसभा चुनाव में हार पर समीक्षा बैठक करेंगी। यूपी में बीएसपी को इस बार एक भी सीट नहीं मिली है। बीएसपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम भारी निराशा वाले रहे। यूपी की 80 सीटों में से बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। ऊपर से आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष
चंद्रशेखर आजाद को नगीना लोकसभा सीट में मिली जीत ने मायावती की चिंता और बढ़ा दी है। चंद्रशेखर की जीत राज्य में बीएसपी के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। इन सब पर चर्चा करने के लिए मायावती ने 23 जून को बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और उम्मीदवार शामिल होंगे। और वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को डिनर दिया है। समझा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद योगी ने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों गोरखपुर में हैं। दोनों की मुलाकात को लेकर सस्पेंस जारी है, लेकिन योगी के पार्टी कार्यकर्ताओं को डिनर की चर्चा जोरों पर है। डिनर गोरखनाथ मंदिर में दिया गया। छोटे बड़े करीब 500 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस भोज में बुलाया गया। समझा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे एक बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की बेरुखी भी रही। इसी के चलते योगी ने डिनर के जरिए सबकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। वहीं दिल्ली में जल संकट पर घमासान जारी है। बीजेपी आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में पानी को लेकर त्राहिमाम है। पानी की समस्या को देखते हुए दिल्ली बीजेपी आज दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिल्ली के सभी जिलों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वीरेंद्र सचदेवा शाहदरा में, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी संगम विहार में और सांसद कमलजीत सहरावत नजफगढ़ पानी की टंकी के पास विरोध प्रदर्शन करेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सभी विधायक आज सुबह 9:30 बजे केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल से मुलाकात करने जाएंगे। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है। खबर देखिए। NSUI कार्यकर्ताओं ने हाथ में टॉर्च मशाल लेकर NTA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। NSUI के कार्यकर्ता अपने ऑफिस से जंतर मंतर तक मार्च करने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको बैरिकेड लगाकर NSUI के दफ्तर के पास ही रोक दिया। दिल्ली के साथ साथ NSUI के कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और फिर से नीट परीक्षा कराने की मांग की। कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने पेट्रोल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। तो वहीं डीजल के दाम में 3.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने ईंधन पर सेल टैक्स बढ़ा दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने पेट्रोल पर बिक्री कर 25.92% से बढ़ाकर 29.84% कर दिया है। वहीं डीजल पर सरकार ने बिक्री कर 14.34% से बढ़ाकर 18.44% कर दिया है। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद बीजेपी सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरने से 14 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के वक्त टेम्पो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से 200 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरी। घटना के वक्त मौके पर ही 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई। 23 यात्रियों और 3 ड्राइवरों का ये दल चौपता तुंगनाथ में ट्रैकिंग के लिए निकला था। इस दल में नोएडा और दूसरी जगहों पर रहने वाले लोग शामिल थे। इस ग्रुप में कई लोगों के घर वालों को ये भी नहीं पता था कि उनके बच्चे बाहर गए हुए हैं। जब पुलिस ने घर पर फोन किया तो परिवार सदमे में आ गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एम्स जाकर घायलों से मुलाकात की। रुद्रप्रयाग में मारे गए सभी लोगों के लिए ऋषिकेश में गंगा किनारे विशेष आरती की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऋषिकेश में परामर्श आश्रम ने रुद्रप्रयाग में मारे गए सभी 14 लोगों की आत्मा की शांति के लिए विशेष आरती का आयोजन किया। साथ ही घायल लोगों के लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जो चले गए हैं इस जीवन यात्रा से, उनके लिए सबने प्रार्थना की, उनको शांति और मुक्ति प्रदान करें, और जो लोग घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों और अपने घरों को लौटें। इसके लिए आज विशेष रूप से प्रार्थना हुई, मौन रखा और माँ गंगा जी की आरती भी परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में उन सब के लिए समर्पित की गई। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब ट्रेन में वेटिंग टिकट का चक्कर जल्द खत्म होने वाला है। सरकार का क्या प्लान है, दिखाते हैं आपको पूरी खबर। भारतीय रेल वेटिंग टिकट की परेशानी को जल्द खत्म करने पर काम कर रही है। रेल मंत्रालय वेटिंग टिकट के समाधान के लिए नई पटरी बनाने पर फोकस कर रहा है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वेटिंग टिकट की समस्याओं से निपटने की पूरी कोशिश हो रही है। रेल मंत्री ने कहा कि भारत में रोज 22,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अगर हम रोज 3,000 ट्रेनें बढ़ाते जाएं, तब जाकर वेटिंग लिस्ट को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। ऐसा करने में 2032 तक का वक्त लग सकता है। अगले 5 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। बकरीद त्योहार को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने लखनऊ में मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। 17 जुलाई को बकरीद का त्योहार है। ऐसे में शहर में शांति माहौल बना रहे, इसके लिए लखनऊ पुलिस ने घंटा घर के इलाके में पैदल मार्च किया और लोगों से बकरीद के मौके पर शांति बनाए रखने की अपील की। 489 मस्जिदें हैं जिनमें नमाज पढ़ी जानी है। इन मस्जिदों की हम लोग प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। भी कुर्बानियाँ हो रही हैं, उनके अपशिष्ट जो हैं उनका डिस्पोजल, इन सब के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने काफ़ी मैसिव डिप्लॉयमेंट किया है सुरक्षा के लिए। और एक बड़ी खबर है गौ तस्करों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। मंडला में गौ तस्करों के ठिकानों पर बड़ा एक्शन। 11 घरों पर बुलडोजर चला है। एक आरोपी अरेस्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के मंडला में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले के नैनपुर थाना अंतर्गत भैंसवाही गांव में पुलिस और प्रशासन ने 11 आरोपियों के अवैध निर्माण पर एक साथ बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। पूरा मामला गौ तस्करी से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टीप के आधार पर टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए। उन सभी को जब्त किया गया है और वो 11 ही गृहस्वामियों के विरुद्ध इसमें FIR दर्ज की गई है। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां शराब फैक्ट्री से 50 से ज्यादा बाल मजदूरों का रेस्क्यू हुआ है। एनजीओ की शिकायत पर NCPCR की बड़ी कार्रवाई। शराब फैक्ट्री में शराब बनाते मिले नाबालिग बच्चे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में शराब फैक्ट्री से 50 से ज्यादा बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। इन नाबालिग बच्चों से यहां 15-15 घंटे तक काम कराया जाता था। शराब फैक्ट्री के मालिक पर पुलिस ने बाल मजदूरी की धारा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ इन बच्चों को स्कूल बसों में भर के लाया जाता था। स्कूल बसें भी हमको यहाँ पे खड़ी मिली हैं। इन बच्चों को बेहद कम पारिश्रमिक दिया जाता था। 15-15 घंटे उन परिस्थितियों में काम कराया जाता था जहाँ आप और में खड़े भी नहीं हो सकते। लखनऊ के अकबर नगर में कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आ रहे अवैध निर्माण पर लगातार 5वें दिन भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक साथ कई JCB मशीनों से अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। इस पूरे इलाके में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 700 मकानों को ध्वस्त कर दिया है। अभी 500 और मकान तोड़े जाने हैं। LDA को उम्मीद है मंगलवार तक पूरे इलाके से अवैध निर्माण को गिरा दिया जाएगा। दरअसल लखनऊ के कुकरेल नदी के पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने अवैध निर्माणों पर यह कार्रवाई की है। दिल्ली वालों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़े जारी हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा रहा। आयानगर मौसम विभाग केंद्र में 46 और पालम में 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी का कहर जारी रहेगा। अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम 32 डिग्री रहने की संभावना है। आज आसमान साफ रहेगा और लू चलने का अनुमान है। मुंबई से सटे वसई के फादरवाड़ी के तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। 3 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल दोपहर तालाब में बच्चे नहाने गए थे। बच्चे तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और हादसे का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। इस दौरान 2 बच्चों के शव को बाहर निकाला गया, जबकि 3 बच्चे अब भी लापता हैं। 4 से 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लापता बच्चों की तलाश हो रही है।
अब आपको आगरा में एक ऐसे घर में लेकर चलते हैं जहां 150 साल से ज्यादा पुरानी सिलाई मशीनों का कलेक्शन रखा हुआ है। ये घर आगरा के कमला नगर के कुलदीप वर्मा का है, जहां सैकड़ों साल पुरानी सिलाई मशीन रखी हुई है। कुलदीप वर्मा के पास 70 दुर्लभ सिलाई मशीनें हैं, जिनका वजन 4.5 किलो से लेकर 40 किलो तक है। कुलदीप के पास कई विदेशी कंपनियों की ऐसी सिलाई मशीनें भी हैं जो अब चलन से बाहर हैं। इनके पास आपको 150 साल पुरानी सिलाई मशीन भी मिल जाएगी। सिलाई मशीन की तरफ शायद किसी का ध्यान जाता है कि नहीं जाता, जबकि सिलाई मशीन की आवश्यकता सबको पड़ती है और इन्होंने देश की धरोहर को अपने पास संजो के रखा है। और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर पर आज हाई लेवल मीटिंग। अमित शाह ने बुलाई जम्मू कश्मीर पर बैठक में एनएसए, एलजी, सेना प्रमुख रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर है दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन।